हेलो 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 आप सभी दोस्तों का हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है S2 संज्ञान सीखना और बाल विकास उसको वन शॉट में कवर कर रहे होंगे। अगर आप लोग ये वीडियो बस देख लेते हैं और उसके बाद एक फ्री में आप लोगों को नोट्स मिल रहा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, अगर उसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आ जाएगा। इस वीडियो को सबसे पहला स्टेप है आप लोगों को पूरा देखना है और दूसरा स्टेप है फ्री में आप लोगों को नोट्स देंगे उसको पढ़ लेना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का नोट्स है और फुल इसमें सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बस इतना आप लोग पढ़ लेते हैं कोग्निशन लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए तो फुल में फुल मार्क आ जाएगा। और हिंदी के लिए भी सेम नोट्स है आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों को नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग जो है मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वन शॉट में सारा ही S2 को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास और इससे प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि संज्ञान का विकास, वृद्धि जो हमारे मस्तिष्क का होगा, हमारे बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, जब भी हम वृद्धि की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, उसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चों की सोच, तर्क, स्मृति और समस्या समाधान, कल्पना और भाषा का विकास। ये जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। जो विकास है आप लोगों का, ये जन्म से लेकर के जो है पूरा जिंदगी आप लोग जो है अपने बुद्धि का विकास करते ही रहते हैं। बच्चा अपने वातावरण से सीखकर धीरे धीरे मानसिक रूप से विकसित होता है। मुख्य बिंदु हर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक के कुछ मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। आप लोगों को एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सबसे ज़्यादा जो है लिखने में मदद करेगी, क्योंकि आप लोग हर चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है आप लोगों को एक्यूरेट याद रहेगा। बस आप इस वीडियो को सिर्फ सुन भी लेते हैं तो काम चल जाएगा और देख करके सुनते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास से बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यह सीखने, निर्णय लेने और समायोजन में मदद करता है। इससे आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संपर्क प्रभावित करती है। स्कूल का माहौल, शिक्षक और मीडिया भी इस विकास पर असर डालते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक है शिक्षा के लिए संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान क्यों जरूरी है। अब हम समझते हैं कि एक शिक्षक के लिए संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। हम लोग जो है पेडागोजी में इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं कि जितने सारे बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के रुचि रखते हैं, अलग अलग तरीके के पर्यावरण से आते हैं, तो उनमें जो है सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और उसकी मानसिक क्षमता भी अलग अलग होती है। शिक्षक यदि बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर को समझता है तो वह टीचिंग मेथड चुन सकता है। इसे पढ़ाना आसान और प्रभावी हो सकता है। मुख्य बिंदु है शिक्षक उम्र और क्षमता के अनुसार पढ़ा सकता है। हम लोगों को जो है सबसे पहले एज देखना है कि बच्चा का एज 5 साल है और उसको हम लोग 25 साल का कंटेंट पढ़ा रहे होंगे तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा। तो जो एज से रिलेटेड बच्चा रहेगा हम लोगों को उसी तरह से उसको पढ़ाना पड़ेगा। और क्षमता भी देखना होगा कि बच्चा इतना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक दिन में हम लोग पूरा बुक याद करने नहीं दे सकते हैं, या फिर एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा एक दिन में बनाने नहीं दे सकते। उसके लिए एक टाइम देंगे कि इतना टाइम फेज में तुम बनाओ। तो धीमे सीखने वाले और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा मतलब होता है चाइल्ड विथ स्पेशल मतलब गिफ्टेड चाइल्ड को हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, जिसमें एक स्पेशल एबिलिटी होता है। मतलब वो नॉर्मल बच्चों से उसका IQ थोड़ा ज़्यादा होता है, 140 के आसपास कहेंगे। इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रेन भी हम लोग कई बार उसको कह देते हैं प्रतिभाशाली बच्चों को। और धीमे सीखने वाला बच्चा उसका जस्ट अपोजिट होगा, जो धीरे धीरे सीखेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। प्रभावी लेसन प्लानिंग कर सकते हैं और कक्षा में सकारात्मक और बाल केंद्रित वातावरण बना सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड को ही बाल केंद्रित कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इससे जो है मतलब आप लोग एग्जाम में बना करके लिख सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड जो है एडुकेशन, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। NCF 2005 या फिर NCF 2023, NEP 2020 भी इसकी जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करती है।
अब हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास और जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे चचा जो थे वो चार जो है डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, पहले था कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर क्या था, फॉर्मल ऑपरेशनल, उसकी बात किए थे। तो पियाजे के अनुसार बच्चे अपने विकास के अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। इन्होंने बताया कि सीखना बच्चों की उम्र और मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। पियाजे के 4 चरण होते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। प्री सेंसरी मोटर में बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू जो है सीखता है, बच्चा जो है टच वगैरह करके सीखता है। और प्री ऑपरेशनल में जो है लैक ऑफ जो है कंजर्वेशन, हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो है कंजर्वेशन नहीं कर पाता है बच्चा, सीरिएशन नहीं कर पाता है, मतलब कि बर्फ से पानी अगर बन रहा है और पानी से बर्फ बन रहा है तो वाटर का जो है क्वांटिटी सेम है, ये सब चीज़ को बच्चा नहीं समझ पाता है प्री ऑपरेशनल में। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल में जो है बच्चा जो है अब तर्क करना समझने लगता है, जो है ये सब चीज़ समझ पाता है कि सीरिएशन वगैरह समझ पाता है, और इसको हम लोग कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल। और फॉर्मल ऑपरेशनल में हम लोग जो है देखते हैं कि बच्चा जो है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह कर रहा होता है, यानी इमेजिनेशन कर रहा होता है, अपने जो है दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा होता है। जो अमूर्त चीज़ है, अमूर्त चीज़ों को समझ पा रहा होता है बच्चा सबसे लास्ट वाले स्टेज में। मुख्य बिंदु क्या है इसके, सीखना बच्चे के विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए, शिक्षण गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित होनी चाहिए, खेल, खोज और व्यवहारिक कार्यों से बच्चे बेहतर सीखते हैं, अमूर्त विचार तक पढ़ाने चाहिए जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो। ओके, अब है कि शैक्षणिक निहितार्थ। शिक्षक को बच्चों की उम्र और मानसिक स्तर समझना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ानी चाहिए, समस्या समाधान और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वृद्धि और आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का प्रभाव। अब बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि क्या है, अभी तक हम लोग डेवलपमेंट जो है विकास की बात कर रहे थे, अब हम लोग वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि का अर्थ है सीखने, समझने, सोचने, तर्क करने और नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता। इसमें स्मृति, रचनात्मकता और निर्णय लेने की शक्ति शामिल होती है। वृद्धि पर केवल एक ही कारण का नहीं बल्कि कई कारणों का असर होता है। मुख्य बिंदु क्या है, आनुवंशिकता बच्चों के मानसिक क्षमता का आधार होता है, पर्यावरण वृद्धि के विकास को आगे बढ़ाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है दोनों जब कंबाइन होता है तभी वृद्धि होता है। आनुवंशिकता कहते हैं आप जो जेनेटिक चीज पैदा होते हुए लेके आते हो, अपने मम्मी पापा से जो जेनेटिक लेके आते हो उसको हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। और पर्यावरण कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो हम लोगों को मिला है इन्वायरमेंट, जैसे कि आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको कहा जाएगा कि इंडियन इन्वायरमेंट में पला बड़ा है। अगर आप बिहार से हो या फिर यूपी से हो तो आपको कहा जाएगा कि यूपी के इन्वायरमेंट में पला बड़ा है। इस तरह का को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप रहते हो उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा परिवार, पोषण, शिक्षा और सामाजिक संपर्क वृद्धि को बढ़ाता है। गरीबी, खराब स्वास्थ्य और भावनात्मक तनाव वृद्धि पर नकारात्मक असर डालते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है बच्चों के विकास में मीडिया की भूमिका। मीडिया बच्चों के जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और शैक्षिक वीडियो बच्चों की सोच, भाषा और सीखने को प्रभावित करते हैं। सही तरीके से उपयोग किए जाए तो मीडिया बहुत उपयोगी है, लेकिन गलत उपयोग नुकसान भी पहुंचा सकती है। मीडिया जो है वो मीडिया किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो भी रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, मैगजीन है, मोबाइल है या फिर सोशल मीडिया वगैरह जो ऐप आप लोग एप्लीकेशंस वगैरह चलाते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया में आता है। और साइबर मीडिया वगैरह भी आता है जिसको हम लोग इंटरनेट के मदद से जो है यूज़ करते हैं, उसको हम लोग साइबर मीडिया कहते हैं। तो इस तरह का जो मीडिया है जब उसका हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा काम मतलब सही इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग के डेवलपमेंट और वृद्धि में भी जो है काम आएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो टाइम का बर्बादी होगा और जो है एनर्जी का भी बर्बादी होगा। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य बिंदु पर। मीडिया बच्चों को जानकारी, मनोरंजन और जागरूकता देता है। शैक्षिक कार्यक्रम भाषा, सामान्य ज्ञान और रचनात्मकता बढ़ाता है। विभिन्न
संस्कृतियों और विचारों से परिचय कराता है। विभिन्न संस्कृतियों से कैसे परिचय कराता है, जैसे कि आप इंडिया में बैठ करके अमेरिका का व्लॉग देख रहे हो तो अमेरिकन कल्चर को आप समझ पा रहे हो। अभी आप इंडिया के बिहार में बैठ करके अरब का जो है कल्चर देख रहे हो तो आप अरब के कल्चर को सीख रहे हो या फिर समझ पा रहे हो। तो अत्यधिक स्क्रीनिंग टाइम से व्यवहार, स्वास्थ्य और पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। जब हम लोग स्क्रीन टाइम कहते हैं कि कितना ज़्यादा आप लोग फ़ोन को या फिर लैपटॉप को या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको यूज करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग यूज़ करेंगे तो जब अत्यधिक यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो हेल्थ भी खराब होगा। पढ़ाई अगर आप करते हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो भी आपका डिस्टर्ब होगा और आपका जो है टाइम भी कहीं ना कहीं किल हो जाएगा। आप लोग जो है टाइम बर्बाद कर लोगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, माता पिता और शिक्षक को बच्चों के मीडिया उपयोग पर मार्गदर्शन करना चाहिए। सकारात्मक और शैक्षिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अवधारणा विकास और इससे प्रभावित करने वाले कारक। अवधारणा सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सा जो है खराबी आ गया है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अवधारणा विकास का मतलब है कि बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं, घटनाओं को और संबंधों को समझना सीखता है। बच्चा चीजों में समानता और अंतर पहचानता है, इसे वर्गीकृत करता है और ज्ञान को व्यवस्थित करता है। यह संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य बिंदु, अनुभव और अवलोकन से अवधारणाएं बनती है। भाषा विकास इसमें बहुत मदद करता है। वृद्धि, परिपक्वता, सामाजिक अनुभव और परिवार का माहौल असर डालता है। शैक्षणिक विधियां, स्वस्थ प्रेरणा और मीडिया भी इसे प्रभावित करते हैं। अब है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ब्रूनर चचा जो थे उन्होंने जो है 3 मॉडल दिए थे, जो था इनेक्टिव और आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे और ये क्या है वो भी देखेंगे। तो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कहता है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। सक्रिय कहते हैं एक्टिव रूप से सीखता है, मतलब कुछ गतिविधि वगैरह करके बच्चा सीखता है। बच्चा अपने पर्यावरण के साथ बातचीत और खोज के माध्यम से ज्ञान बनाता है। ब्रूनर ने सीखने के 3 तरीके बताए हैं, सक्रिय, प्रत्यक्ष और प्रतीकात्मक। सक्रिय कहते हैं एक्टिविटी के द्वारा, जिसको हम लोग इनएक्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, उसके बाद एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। प्रत्यक्ष कहते हैं हम लोग आइकॉनिक को, आइकॉनिक कहते हैं इमेज वगैरह को देख करके, विजुअलाइजेशन को देख करके बच्चा सीखता है। और प्रतीकात्मक कहते हैं, प्रतीकात्मक किसको कहते हैं यार, हाँ सिंबॉलिक को। थोड़ा सा मेरा जो है इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है और हिंदी वाला थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए हिंदी वाला कुछ वर्ड मेरे प्रॉब्लम आता है। तो सिंबॉलिक वगैरह, सिंबल वगैरह, जो जैसे आप ए को लिखते हैं तो ए को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग प्रतीकात्मक कहते हैं। अब हम लोग एक एक बिंदु को देखेंगे। सक्रिय मोड में बच्चा क्रिया और गतिविधि से सीखता है। इसको आप लोग एक लाइन में नहीं लिखिएगा, एग्जाम में जब भी पूछेगा तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखिएगा कि हम लोग एक्टिविटी में क्या क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं या फिर कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, ये सब चीज़ लिख लीजिएगा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। प्रत्यक्ष मोड में चित्र और दृश्य के माध्यम से सीखते हैं। प्रतीकात्मक मोड में बच्चा प्रतीकों और अमूर्त सोच का उपयोग करता है। शिक्षक को केवल जानकारी नहीं देनी चाहिए बल्कि मार्गदर्शन करना चाहिए। अब शैक्षणिक बिंदु है कि खोज आधारित सीखना उपयोगी है। सर्पिल पाठ्यक्रम का विचार महत्वपूर्ण है। बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार विषय को बार बार पढ़ाया जा सकता है। बार बार पढ़ाने को ड्रिलिंग कहते हैं, तो ड्रिलिंग के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है, इनका ये कहना है। अब हम लोग टॉपिक नंबर 8 की तरफ चलेंगे और एक एक टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट है, सिर्फ अगर आप लोग इतना भी पढ़ करके एग्जाम देते हैं तो आपका फुल में फुल मार्क आ रहा होगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से जो है कहीं दूसरे जगह से नहीं आ रहा होगा, एक भी टॉपिक मिस नहीं करेगा। बाल विकास जन्म से वयस्क तक होने वाली शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक और नैतिक विकास है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बच्चा कौशल, व्यवहार, व्यक्तित्व विकास करता है। बच्चे को जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में बाल विकास की अहम भूमिका होती है। ओके, मुख्य बिंदु अब क्या क्या है? मुख्य बिंदु है कि शारीरिक विकास, भाषा विकास, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक समायोजन इसमें शामिल है। अनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण और स्वास्थ्य इसे प्रभावित करते हैं।
शिक्षा सीखने के अनुभव, माता पिता का प्यार और भावनात्मक सुरक्षा जरूरी है। सहकर्मी समूह, मीडिया और प्रौद्योगिकी भी बाल विकास पर असर डालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि सीखने में प्रेरणा का महत्व है। प्रेरणा कहते हैं मोटिवेशन को। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, हम लोग को पहले पता है। एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं जो हम लोग अंदर से, मतलब हमारे अंदर से फीलिंग वगैरह आता है कि नहीं भाई ये काम तो मुझे करना ही है, एग्जाम में तो हमको तोड़ना ही है। इसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो बस वैसे ही मोटिवेट हो गए, कोई गाना सुन के मोटिवेट हो गए कि अरे चलो पढ़ाई करते हैं, या पापा 2 थप्पड़ दिए तो मोटिवेट होकर पढ़ाई करने लगे। ये सब बाहरी मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे प्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है जो बच्चों को सीखने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित बच्चा अधिक ध्यान देता है, सक्रिय रहता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। प्रेरणा से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? प्रेरणा सीखने में रुचि बढ़ाती है, यह कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है, यह स्मृति, एकाग्रता और समस्या समाधान को बेहतर बनाती है। प्रेरणा आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि बाहरी और आंतरिक दोनों अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा हम लोग मजे के लिए एकदम काम करते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जब काम करते हैं तो उसको हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और जब हम लोग किसी मार्क्स वगैरह के लिए करते हैं या किसी को खुश करने के लिए करते हैं कोई काम, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा। शिक्षक की भूमिका, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना, रोचक टीचिंग मेथड अपनाना, सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाना। टीचर क्या क्या कर सकता है मोटिवेशन के लिए? तो प्रशंसा और प्रोत्साहन दे सकता है, रोचक टीचिंग मेथड अपना सकता है यानी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा, और सकारात्मक कक्षा वातावरण बना सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे, जो कि परिपक्वता और सीखने के बीच संबंध है। परिपक्वता और सीखना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिपक्वता का अर्थ है बच्चे की वह प्राकृतिक तैयारी जिसके बाद वह कई काम सीखने के योग होता है। सीखना अनुभव और अभ्यास से होता है, लेकिन सीखने की सफलता के लिए परिपक्वता जरूरी है। मुख्य बिंदु क्या है? बच्चा तब तक कुछ कार्य नहीं सीख सकता जब तक वह तैयार न हो। परिपक्वता सीखने की क्षमता देती है, सीखने में क्षमताओं में सुधार होता है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। अब हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे कि बच्चा तब तक ठीक से लिखना नहीं सीखता जब तक हाथ की मांसपेशियां विकसित न हो, और साइकिल चलाना भी संतुलन व समन्वय परिपक्व होने पर ही सीखता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि वृद्धि और विकास का संबंध है, जो हम लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप को देखेंगे। वृद्धि और विकास दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक आकार, ऊंचाई, वजन और संरचना में परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ का मतलब है कि शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट, ऊंचाई, वजन। थोड़ा सा बाहर में चिल्ला रहा है एक मिनट। कौन चिल्ला रहा है? अरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है भाई, यहीं पे चिल्ला रहा है। तो फिर से हम लोग जो है वृद्धि और विकास को एक बार फिर से देखते हैं। थोड़ा सा बाहर से साउंड आ रहा था तो उधर जाके शांत करवाना पड़ा। वृद्धि और विकास में संबंध। वृद्धि और विकास दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक आकार, ऊंचाई, वजन और संरचना में परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट से है, कि फिजिकली आपका क्या क्या जो है आकार वगैरह चेंज हो रहा है, आप बड़ा हो जा रहे हैं, या फिर आपका जो है लंबाई बढ़ना सेम ही है, आपका वजन बढ़ जा रहा है, या फिर आप जो है बढ़िया एकदम ताकतवर हो जा रहे हैं। तो इसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट या फिर जो है ग्रोथ में लेंगे। ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों सेम ही बात है, और डेवलपमेंट अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोग वृद्धि में के अंतर्गत ही रखते हैं। ऊंचाई, वजन और संरचना में परिवर्तन। विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक
और बौद्धिक क्षमताओं में सुधार। जबकि डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो वो ओवरऑल हर चीज़ों में विकास को देखता है। जैसे कि हमारा वजन वगैरह तो देखेगा ही, डेवलपमेंट में आएगा ही, लेकिन हमारा समाज संज्ञानात्मक विकास, यानी कि मेरा बुद्धि कैसे बढ़ रहा है, वो मेरा जो इमोशन वगैरह है, मेरे जो है काम करने का तरीका वगैरह, सोचने का तरीका वगैरह है, वो सब आ जाएगा सारा का सारा जो है विकास में, डेवलपमेंट में। अब हम लोग मेन पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और मापी जा सकती है। विकास गुणात्मक होता है और कौशल व व्यवहार में सुधार दिखता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, लेकिन विकास उससे व्यापक है। आनुवांशिकता पर्यावरण, पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बच्चों के सीखने में परिवार और शिक्षक की भूमिका को दर्शाएगा। बच्चा जो भी कुछ सीखता है तो प्राइमरी जो एजेंसी कहा जाता है वो परिवार को ही कहा जाता है, और सेकेंडरी एजेंसी में जो है स्कूल, टीचर वगैरह आ जाते हैं। चलिए, परिवार बच्चों का पहला स्कूल है। यहीं से बच्चा भाषा, आदतें, व्यवहार और मूल्य सीखता है। माता पिता का प्यार, सुरक्षा और मार्गदर्शन बच्चों को सीखने के लिए तैयार करता है। परिवार की भूमिका क्या क्या है? भावनात्मक सुरक्षा देना, अच्छी आदतें विकसित कराना, अध्ययन के लिए सहयोग देना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब परिवार की भूमिका है। और जो शिक्षक की भूमिका है वो है कक्षा में ज्ञान और मार्गदर्शन देना, सोच, रचनात्मक और समस्या समाधान विकसित करना, उपयुक्त टीचिंग मेथड अपनाना, सीखने का स्वस्थ वातावरण बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए मूल्यांकन है। तो ये दोनों मूल्यांकन के दो अलग अलग रूप हैं। मूल्यांकन कहते हैं कि जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके बीच में भी उसको जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, और रिमीडियल टीचिंग, यानी हम लोग बच्चों को जांचते हैं कि वो कितना सीखा है, और उसमें गैप को देखते हैं, कि लर्निंग गैप्स को देखते हैं कि क्या कहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसी को हम लोग मूल्यांकन और आकलन वगैरह से निरूपित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अधिगम का आकलन, आकलन किसे कहते हैं? सीखने के अंत में होता है, यह बताता है कि छात्र ने कितना सीखा। ओके, अब है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन सीखने के दौरान होता है और सुधार के लिए फीडबैक देता है। तो अधिगम का आकलन जब भी हम लोग करेंगे तो आकलन में हम लोग सिर्फ ग्रेस या मार्क दे देंगे कि हाँ तुमने इतना सीखा है, बढ़िया है, जाओ। अधिगम के लिए जब मूल्यांकन हम लोग करेंगे तो मूल्यांकन के दौरान हम लोग देखेंगे कि बच्चा में क्या क्या गैप है, बच्चा किस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, फिर उसको जो है सिखाएंगे, उसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। अब मुख्य बिंदु देखते हैं। आकलन का उद्देश्य उपलब्धि मापना है, मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है। आकलन परीक्षा, टेस्ट और फाइनल परफॉर्मेंस को जोड़ता है। मूल्यांकन में क्लास डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर और टीचिंग फीडबैक शामिल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है बात करेंगे, जो कि अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण सीखने को दिखाई देने वाली व्यवहार के रूप में देखता है। इसके अनुसार सीखना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध से है। इसमें रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट और रिपीटेशन का बड़ा महत्व है। प्लाव, वाटसन और स्किनर इसके प्रमुख विचारक हैं। रेनफोर्समेंट कहते हैं कि किसी भी तरह से मदद करना, जैसे कि आप लोग वाइगोट्स्की चाचा को जब पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने रेनफोर्समेंट के जगह पे उन्होंने जो है स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया था, कि बच्चे को जो है किसी जो है मेक मोर नॉलेजेबल अदर, कोई ज़्यादा जो है जानकार व्यक्ति के द्वारा जो है थोड़ा सा हेल्प देना, उसको हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। पनिशमेंट तो आप लोग को पता ही है, पनिश करना, और रेपिटेशन कहते हैं कि बार बार किसी चीज़ को सिखाना, जिसको हम लोग ड्रिलिंग वगैरह भी कह सकते हैं। अब मुख्य बिंदु क्या है? सभी व्यवहार सीखे जा सकते हैं। अभ्यास और दोहराव सीखने में मदद करता है। सकारात्मक रेनफोर्समेंट अच्छा व्यवहार बढ़ाता है। अगर हम लोग अच्छा हेल्प करते हैं तो उसका जो है वैल्यूज़ वगैरह इंक्रीमेंट होगा। अब पनिशमेंट अनवांटेड बिहेवियर कम करता है। सीमाएं क्या है इस चीज़ का? यह भावना, रचनात्मकता और सोच को कम महत्व देता है। यह बच्चों को पैसिव लर्नर बनाता है। अब हम लोग प्लाव का प्रतिक्रिया क्या है? कंडीशनिंग, प्रतिक्रिया कंडीशनिंग सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं।
तो प्लाउ ने कुत्तों पर प्रयोग करके क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी दिया था, जिनमें उन्होंने जो है कुछ कुत्तों को जो है बांधा था और घंटी बजाते थे। उसको पहले भूखा रखते थे, कुत्तों को बांध करके भूखा रखते थे और घंटी बजाते थे। जैसे ही घंटी बजाते थे तो उसको कुत्ता को जो है खाना दिया जाता था। तो बार बार यही प्रोसेस रहता था कि कुत्ते को भूखा रखना है, फिर घंटी बजाना है, फिर खाना देना है, फिर भूखा रखना है, फिर घंटी बजाना है, फिर खाना देना है। तो इससे कुत्तों में जो है वो बैठ गया कि जब जब घंटी बजेगा तब तक हमको खाना मिलेगा। तो उसके बाद जो है जब चचा जो थे वो घंटी बजाए और कुत्ते को खाना नहीं दिए तो कुत्ता जो है लार टपकाने लगता है। तो इसी को हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि भोजन के साथ जुड़ी घंटी सुनकर भी कुत्ता लार टपकाने लगता है। इससे पता चलता है कि सीखना एसोसिएशन के माध्यम से होता है। अब मुख्य बिंदु क्या है इसका? एक नेचुरल स्टिमुलस बार बार पेयरिंग से मीनिंगफुल बन जाता है, इसे कंडीशनड रिस्पॉन्ड बनाती है और ये आदत और व्यवहार निर्माण को समझने में मदद करता है। कक्षा में प्रशंसा और प्लीजेंट एक्सपीरियंस सीखने को बढ़ावा देता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्लाउ और स्किनर के सिद्धांत में अंतर, उसको देखेंगे। प्लाउ चचा और स्किनर चचा जो बहुत ही बड़े बड़े जो है मतलब कुछ थे और उन्होंने जो है दे करके चले गए और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी यार। प्लाउ और स्किनर दोनों व्यवहारवादी हैं, लेकिन दोनों के सीखने के तरीके अलग अलग हैं। प्लाउ जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है, जबकि स्किनर चचा जो थे वो कहते थे कि रिपीटेशन से सीखता है, मतलब याद कर करके रट्टा मार मार के बच्चा जो है सीख सकता है। तो जबकि स्किनर चचा जो थे वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित थे। प्लाउ में सीखना एसोसिएशन से होता है और स्किनर में सीखना परिणामों के आधार पर होता है। मुख्य अंतर कुछ है वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो थियरी है वो वाइगोट्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। वाइगोट्स्की चचा जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत दिया था और इससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। सोशल जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है। वाइगोट्स्की चचा का यही कहना था। वह मानते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा दूसरों के मार्गदर्शन से बेहतर सीखते हैं। उनका जोर भाषा, संस्कृति और सहयोग पर था। मुख्य बिंदु क्या है? बच्चा समाज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक और साथी सीखने में सहायता करते हैं। ग्रुप टीचिंग, डिस्कशन और कोऑपरेटिव लर्निंग उपयोगी है। सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव सीखने को प्रभावी करते हैं। बच्चे के सीखने में समाज की भूमिका। नेक्स्ट जो हमारा थियरी है, मतलब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है समाज बच्चे के सीखने और व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार से शुरू होकर स्कूल, सहकर्मी समूह और समाज के माध्यम से बच्चा व्यवहार, भाषा, सहयोग और जिम्मेदारी सीखता है। सकारात्मक सामाजिक वातावरण आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ाता है। मुख्य बिंदु, समाज बच्चों को जीवन जीने के तरीके सिखाता है। स्कूल सामाजिक कौशल और सांस्कृतिक समझ विकसित करता है। मीडिया और प्रौद्योगिकी भी सीखने पर असर डालते हैं। जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने में समाज मदद करता है। तो आज का जो हमारा जो है टॉपिक जितना सारा था, सारा का सारा टॉपिक हम लोगों ने जो है यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। और अगर आप लोग इतना का इतना जो है S2 में जितना भी हम अभी तक जो है टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर आप लोग इसको बस एक बार सुन लेते हैं और देख लेते हैं, और जो नोट्स आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, ये नोट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में भी नोट्स है, फुल नोट है, 18 पेज है, और हिंदी लैंग्वेज में भी फुल नोट है। अगर ये तो फुल नोट है, और अभी जो हम वन शॉट वाला जो नोट है ये भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल रहा होगा। दोनों में से किसी एक नोट को भी अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, करीब 2 बार आपको रिवाइज कर लेना है और जाके एग्जाम में लिख देना है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूट नहीं रहा होगा, एक भी नंबर यहाँ से बाहर नहीं जा रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को क्या इसमें जो है आपको लगा कि और पढ़ाना चाहिए या फिर इतना इनफ है, ये सब आप लोग कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपका
एग्जाम हो गया है तो आप डन लिख दीजिएगा, और एग्जाम अगर आप लोगों का जिस तारीख को होने वाला है वो भी लिख सकते हैं। बाकी डाउनलोड करने के लिए नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, वहां पे फ्री नोट्स का, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।